Hello everyone, welcome to my channel Basics of Learning. In this video, we will learn about Article 14 Equality Before Law. जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, जिसमें हमारे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस। यहाँ पे जो स्टेट है, स्टेट को डिफाइन आर्टिकल 12 में किया गया है। हम जानते हैं कि स्टेट 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। स्टेट के 4 बेसिक एलिमेंट होते हैं। एक टेरिटरी, भूभाग, एक पॉपुलेशन, जनसंख्या, तीसरा सरकार, गवर्नमेंट, फोर्थ सॉवरेनिटी, जिसका मतलब होता है संप्रभुता। जब ये 4 तत्व मिलते हैं तब राज्य बनता है, और राज्य यहाँ पर कानून बनाने वाली संस्था से है। स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इन दोनों कंसेप्ट को इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। एंड प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना तो जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पे, ना नस्ल के आधार पे, ना लिंग के आधार पे, ना ही जन्म स्थान के आधार पे। इसमें 2 तरह की इक्वलिटी हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कानून का समान संरक्षण। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे हम मैग्ना कार्टा के बारे में डिस्कस करेंगे आगे, कि मैग्ना कार्टा में जब वहाँ पे इंग्लैंड में राजाशाही थी, जब वहाँ पे मोनार्क सिस्टम था, जहाँ पे किंग ही लॉ माना जाता था, जहाँ पे कंसेप्ट था रेक्स इज़ लैक्स, मीन्स किंग इज़ लॉ, तो उसको कन्वर्ट करके, चेंज करके, जो रेवोल्यूशंस वहाँ पे हुई थी या जो भी चेंजेस वहाँ हुए थे, उसके बाद लॉ को वहाँ पे सुप्रीम बताया कि रूल ऑफ लॉ इज़ बेटर देन रूल ऑफ मैन। एक विधि का शासन एक व्यक्ति के शासन से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसकी जो ओरिजिन है इक्वलिटी बिफोर लॉ की, यूके कॉन्स्टिट्यूशन से देखी जाती है। रूल ऑफ लॉ के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ये AB डाइसी द्वारा दिया हुआ है, जो कि एक ब्रिटिश स्कॉलर्स हैं। रूल ऑफ लॉ में जनरली 3 चीज़ें होती हैं, कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कि कानून सर्वोपरि होता है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं होता। और दूसरा इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और सभी की कानून की समक्ष समानता रहती है। तीसरा प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। लीगल स्पिरिट का यहाँ पे मतलब है कि लॉ विल प्रिवेल ओवर एवरीथिंग। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। इसमें हम पढ़ते हैं कि विधि का समान संरक्षण, विधि सभी व्यक्तियों को समान तरीके से सुरक्षित करेगी। उनको किसी भी आधार पे, जो आधार हमने पहले पढ़े थे कि रिलीजन के आधार पे, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ और प्लेस के आधार पे किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेट उनको नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम आर्टिकल 14 में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी पढ़ते हैं, जिसको बोला जाता है कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, जो कि 3 मुख्य तत्वों पर आधारित रहता है। नेमो जुडेक्स इन कॉसा शुआ, इट मीन्स नो पर्सन कैन बी जज इन हिज ओन केस। कोई भी व्यक्ति अपने ही बाद में जज नहीं बन सकता। ये किस तरीके से देखेंगे हम, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में, कि जो हमारे रंजन गोगोई CJI हैं, उनके खिलाफ जो सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस लगे थे, और जो उनके लिए इंटरनल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था उसको एलिगेशंस को, उसमें वो खुद भी मेंबर्स थे। इसलिए हम वहाँ पे बोलते हैं कि कोई भी आदमी अपने ही केस में जज नहीं हो सकते। तो उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया था। सेकंड होता है ऑर्डी अल्ट्रम पार्टम, इट मीन्स नो पर्सन कैन बी पनिश्ड विदाउट बीइंग हर्ड,
कि किसी व्यक्ति को बिना सुने दंडित नहीं किया जा सकता, हालांकि इनमें भी अपवाद होते हैं, लेकिन हमें अभी सामान्य नियम पढ़ना है। थर्ड, रीजन डिसीजन। एवरी डिसीजन शुड बी बेस्ड अपॉन सर्टेन लॉजिकल डिडक्शंस एंड सम लॉजिक। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं अरिस्टोटल की जो समानता का जो विचार था, जिसमें उन्होंने बोला था लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, अलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड अलाइक। इट मीन्स उन्होंने लोगों को एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया था कि समटाइम्स यू नीड टू मेक अ स्पेशल प्रोविजंस, अपोजिट यू नीड टू डू पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। कभी आप लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेट पॉजिटिवली। किस तरीके से कि उन्होंने बोला था कि यू कैन नॉट ट्रीट एवरीवन इक्वली in all circumstances. If a person is having some kind of disability, you need to give them a special protection or special privileges. अगर कोई भी व्यक्ति है जो एक स्थिति में सामान्य स्थिति में नहीं है, उसके साथ एक अलग से उनको प्रिविलेजेस मिल सकते हैं और उसको हम इक्वलिटी के अगेंस्ट में नहीं बताते। तो इसलिए बोला जाता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड अलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक। तो ये कंसेप्ट अरिस्टोटल ने दिया था। दूसरा हम पढ़ेंगे इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया था किस तरीके से कि जो ओबीसी का जो सेगमेंट था, जिसमें वो काफ़ी वेल ऑफ लोग थे, जिनको क्रीमी लेयर उन्होंने बनाया था कि जो वेल ऑफ लोग हैं ये क्रीमी लेयर में उनको डिवाइड किया था, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो इक्वल्स और अनइक्वल्स का जो कंसेप्ट था कि इक्वल्स बाकी के जो लोग जिनको सभी पैरामीटर्स पे इक्वल माना जाता है, अनइक्वल्स जो जो एक ही कंडीशन में डिफरेंटली एबल्ड होते हैं। जैसे कि एक कम्युनिटी में कोई व्यक्ति के पास सभी संसाधन हैं और दूसरे व्यक्ति के पास वो सभी संसाधन नहीं है। अगर उनको विशेष प्रावधान मिलते हैं किसी भी कानून के तहत, तो हम उसको अनइक्वल नहीं मानेंगे, उसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मानेंगे इसमें। और इस केस में ऐसा दिया हुआ था, जो क्रीमी लेयर कंसेप्ट दिया था। क्लासेस ऑफ पर्सन जो भी बनाए वो इंटेलिजिबल डिफरेंसिया के आधार पे हो, वो एक तर्कसंगत तरीके से हो। नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14 का स्कोप क्या है। जैसे कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन, अगर आप व्यक्तियों का एक क्लासिफिकेशन भी करते हैं, अगर उनको बांटते भी हैं किसी भी आधार पर, तो वो आधार तर्क संगत होना चाहिए। और सोशल जस्टिस को प्रमोट करना चाहिए। जब भी हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं, इनका एक रिलेशन प्रियम्बल के साथ भी रहता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के साथ भी रहता है, क्योंकि उनका उद्देश्य एक न्याय को स्थापित करना रहता है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना, जैसा कि प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अफर्मेटिव एक्शन और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया, राज्य कुछ व्यक्तियों के हित में जो डिसएडवांटेज हों, एजुकेशनली बैकवर्ड हों, सोशली बैकवर्ड हों, उनके आधार पे उनके लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं। और लिमिट्स आर्बिट्ररी एक्शंस, आर्टिकल 14 जो भी फंडामेंटल राइट्स है, ये राज्य को निरंकुश होने से बचाते हैं। राज्य के पास असीमित शक्तियाँ रहती हैं, लेकिन जो अधिकार नागरिकों को दिए जाते हैं वो राज्य की निरंकुशता को कुछ हद तक सीमित करते हैं। और इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं कि आर्टिकल 14 में काफ़ी अपवाद भी दिए हुए हैं, और हर आर्टिकल में या हर कानून के प्रावधानों में अपवाद दिए जाते हैं, ताकि कुछ जो हमारा हिस्टोरिकल एक सेटअप है उस चीज़ को देखते हुए, या इंटरनेशनली हम मेंबर्स हैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के या ट्रीटीज़ के, कॉन्वेंशंस के, उनके लिए। तो इसमें आपने गवर्नर और प्रेसिडेंट और एमएलए, एमपी जिनकी स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, और फॉरेन डिप्लोमेट्स, ये हम एक्सेप्शंस में इसमें पढ़ते हैं। लास्ट इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जब 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जब साइन किया गया था, तो उसमें जो चार्टर साइन किया गया ह्यूमन राइट्स को लेके कि सभी व्यक्ति बराबर हैं, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी बोला गया था कि एवरीवन इज़ इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। तो वी डोंट नीड टू डिस्क्रिमिनेट एनीवन ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड मेंशन हियर। थैंक यू।